हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैं आपको इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स के क्लास 11th के वीडियोस अपलोड कर रही थी कॉमर्स के। और मैंने अपनी चैप्टर 5 जो था हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यूनिट सेकंड का, उसके सारे टॉपिक्स की ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी है। मेरा वो चैप्टर कल मेरी लास्ट वीडियो के साथ उस चैप्टर का खत्म हो गया था। मेरा चैप्टर 5th पूरा कंप्लीट हो गया। उसके हर एक टॉपिक, हर एक डायग्राम, हर एक इलस्ट्रेशंस, हर एक क्वेश्चन, हर एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने दे दिए हैं। अगर आपको उन्हें देखना है देन प्लीज कंसल्ट माय चैनल। और आज से मैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, चैप्टर 4। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सीक्वेंस की तरह नहीं करवा रही, मैं आपको वो चैप्टर्स करवा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ऐसे करके मैं आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन जल्दी दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे न्यू चैप्टर नंबर 4, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर डेटा। ये आपका इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th का टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट देन यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, आपने अपनी यंगर क्लासेस में वर्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, सुना था। ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं आपको कहूँ, भूल जाओ आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, भूल जाओ आप मैथ्स की कोई टर्म पढ़ रहे हो, भूल जाओ या आप स्टैट पढ़ रहे हो, अगर मैं आपसे एक इंग्लिश की टर्म वाइज पूछूं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हम एक अपने इंग्लिश की टर्म देखें तो उसका मतलब होता है चीजों को ऑर्गेनाइज करना। और किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है? इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि आपकी जो चीजें हैं उनका एक मीनिंगफुल रिजल्ट आ सके। मीनिंगफुल रिजल्ट का क्या मतलब हुआ? आप अपनी जो भी चीज बना रहे हो, कर रहे हो, उसे इस तरह से प्रेजेंट करिए कि उससे एक कोरिलेशन शो हो सके, उससे एक रिलेशन निकल के आ सके, जिससे आपकी टर्म्स अच्छे से अरेंज हो सके। तो हमारा जैसा कि ये चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को में काफी चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली जो इसकी टर्म होगी वो होगी क्लासिफिकेशन। अगर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल की बात करूं, इस चैप्टर के बेसिस पे न्यूमेरिकल के, तो वो थोड़े इजी हैं, आपने बचपन में किए होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में डालूंगी। आज का मेरा टॉपिक इसकी थ्योरी के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है चीजों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना जिससे उसका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट आ सके। और क्लासिफिकेशन इसका एक सब पार्ट होता है। क्लासिफिकेशन जो मेन मोटिव होता है क्लासिफिकेशन का, उसका भी मतलब यही होता है कि चीजों को इस तरह से अरेंज किया जाए जिससे उससे एक बेटर रिजल्ट आ सके, मतलब आप उससे कोई कोरिलेशन निकाल सको। कोरिलेशन भी आपका इसका एक टॉपिक है 11th का ही आगे आएगा, बट मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि चीजों को ऐसे अरेंज करो जिससे एक उससे रिलेशन निकालना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर मैंने लिखा ए का वेट 60 kg, बी का वेट 55 kg, सी का वेट 30 kg और डी का वेट सपोज को 75 kg, ये मैंने आपका अगर लिखा, ये आपकी एक सीरीज है। अगर मैंने आपको कहा इसे ऐसे क्लासिफाई करो, नहीं रुको, अगर इसी के साथ मैंने आपको कह दिया ए की हाइट है 5.3, बी की है 5.4, सी की है 5.0 और डी की है 5.9। सपोज करो मैंने ये कहा, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी और मैंने आपसे कहा आप इसमें से वेट वाले ग्रुप को अलग करो और हाइट वाले ग्रुप को अलग करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे कैसे करोगे? बहुत इजी है, बच्चा भी कर सकता है। ये वाले हो गए आपके केजी वाले हो गए आपके वेट, और ये आपकी हो गई इंचेस वाली हाइट। ठीक है, दिस इज नॉट अ बिग डील। लेकिन हमने इस डेटा में से अपने क्लासिफाई तो किया ना, चीजों को अलग तो किया ना। इसमें ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन को देखते हैं, उनके पास ऐसा बहुत सारे काम होते हैं जिनको उन्हें कंसीडर करना होता है। क्या काम होते हैं देख लेते हैं। जैसे उन्हें हमारी नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना होता है। नेशनल इनकम भी आपका 12th का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है ओवरऑल इनकम
of the whole country, of all the people who have earned in a particular year. एक साल में एक कंट्री के सारे लोगों ने जितने पैसे कमाए उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं. अब आप मेरी बात सुनिए, 135 करोड़ पॉपुलेशन वाली इस कंट्री में हर एक बंदे की इकोनॉमिक पोजीशन को पता लगाना कितना डिफिकल्ट काम है कि नहीं. तो जो ये हमारे क्लासिफिकेशन होता है वो हेल्प करता है आपकी चीजों को क्लासिफाई करने में, जिससे बेटर आपका रिजल्ट आ सके. रिजल्ट तो उसका नेशनल इनकम है. मतलब आप जो चीजों को क्लासिफाई करोगे उसका आपका मोटिव तो ये है कि आपकी नेशनल इनकम निकल जाए. ठीक है फ्रेंड्स, अब नेशनल इनकम निकालने के लिए क्लासिफाई कैसे करेंगे? अपने सारे स्टेट्स वाइज, जो सेंटर होता है, सेंटर गवर्नमेंट हो गई, वो सारे अपने स्टेट्स को कहेंगे, अपने सारे स्टेट्स को. सपोज करो यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, आपका पंजाब हो गया, यूके हो गया, सारे स्टेट को कहेंगे आप अपनी इनकम बता दो, फिर हम उसे कलेक्टिवली ऐड कर देंगे. अब यूपी फर्दर क्या कहेगा? अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन्हें कहेगा कि तुम लोग अब मुझे अपनी पूरी रिपोर्ट दे दो, फिर मैं आगे सेंटर को दे दूंगा. अब डिस्ट्रिक्ट क्या करेगी? अपने अपने टाउन्स को कहेगी कि तुम मुझे अपनी रिपोर्ट दे दो, फिर मैं आके दे दूंगा. अब टाउन्स क्या कहेगी? उसमें अगर विलेजेस हो गए तो विलेजेस तुम मुझे दे दो, मैं अपने दूंगा. और विलेजेस में क्या होगे? ये पर्सनल अपने जो नगर पालिका वगैरह के लोग होते हैं वो अपना ग्रुप बनाएंगे और वो घर घर जाके एनालिसिस करेंगे, या अपना मतलब पूरे अपने जैसे जो बंदा जितना कमाता है तो वो जिस जगह काम करता है वो लोग एनालिसिस करेंगे. फिर पूरा विलेज जो होगा वो टाउन को इन्फॉर्मेशन देगा, टाउन डिस्ट्रिक्ट को देगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट को देगी और स्टेट सेंटर को देगी, और फिर हमारी निकल के आएगी नेशनल इनकम. तो ये सारा प्रोसेस कैसे हुआ? आप बताइए कैसे हुआ? आपने काम को क्लासिफाई किया, आपने चीज को सिंप्लीफाई किया, आपने डेटा को सेपरेट किया, आपने अपने डेटा को डिवाइड किया. सपोज करो अगर कोई सीधा एक बार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह दे कि मुझे ये तुम नेशनल इनकम बताओ, तो क्या कोई हर बंदा बता सकता है? बिल्कुल नहीं बता सकता. क्लासिफिकेशन का एक बिगेस्ट मोटिव होता है अपने चीजों को डिवाइड करना, इस तरह से डिवाइड करना, इस तरह से डिस्क्रिएट करना कि आपकी हर जो हेड है वो स्मॉल सब हेड्स में डिवाइड हो जाए, और वो सब हेड एक स्पेसिफिक अपना रोल अदा करे, जिससे आपकी एक बड़ी चीज फाइंड आउट होके आ सके. समझ गए फ्रेंड्स? ये क्लासिफिकेशन का मतलब होता है. अब क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन मैं आपको अभी बताऊंगी, उससे पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता हो जाने चाहिए. पहली इसमें टर्म आती है आपकी वेरिएबल्स की. वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब इन टर्म्स को याद रखना, कई बार ये डेफिनेशन में आ जाती है. आपकी क्लासिफिकेशन में मैंने आपको ये जितने सारे टर्म्स बताए ना, तो ऑल सिंगल आइटम ऑफ आ सीरीज इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. क्या मतलब हुआ इस बात का फ्रेंड्स? हर एक सिंगल आइटम मतलब हर एक इंडिविजुअल थिंग्स. जैसे इसमें मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, तो विलेज का जो हर एक बंदा होगा, सपोज करो पर्सन 1 पर्सन 2, हर एक बंदा इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन को करने में. उसका बहुत अहम रोल होता है, अपने इंडिविजुअल बेसिस पे, बट उसका बहुत अहम रोल होता है. तो हर एक जो सिंगल पर्सन होता है वो आपका वेरिएबल कहलाता है. मतलब जैसे अगर आपकी पर्सन 1 की हम इनकम देख ले, तो जो पर्सन 1 की इनकम होगी वो आपकी वेरिएबल कहलाएगी. ठीक है फ्रेंड्स? तो वेरिएबल हो गए, एवरी सिंगल आइटम ऑफ अ सीरीज ऑफ होल इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. अब जैसे इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ. जैसे अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर अ ग्रुप ऑफ 10,000 पर्सन्स है, ठीक है, और अगर उनकी नेशनल इनकम या उनकी इनकम अगर आपको निकालनी है, तो इसमें जो 10,000 पर्सन में हर एक जो पर्सन होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हर एक जो इंडिविजुअल होगा वो इंडिविजुअल आपका अलग से एक वेरिएबल कहलाता है. ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं. वेरिएबल के बाद जो क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टर्म होती है वो होता है आपकी एट्रीब्यूट्स. क्या होता है? एट्रीब्यूट्स.
एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए सम थिंग्स या कुछ चीजें ऐसी होती है, आपने सुना होगा जब भी आप कोई भी क्लासिफिकेशन करते हो या आप कोई भी अपने मेजरमेंट करते हो, वो दो तरह की होती है। किन किन दो तरह की होती है आपकी, या तो आपकी होती है क्वांटिटेटिव या होती है आपकी क्वालिटेटिव। होती है नहीं होती, क्वांटिटेटिव वो होती है जो आपके मेजर्ड हो जाती है नंबर्स में, नंबर्स में आपकी मेजर्ड हो जाती है, और क्वालिटेटिव वो होती है जो आपके नंबर में मेजर्ड नहीं होती, इज नॉट बीइंग मेजर्ड इन नंबर्स। ठीक है, तो कई जैसे क्लासिफिकेशन में तो वो चीजें हो गई जो आपके नंबर में मेजर हो गए, और क्वालिटेटिव में वो चीजें होती है जो आपके नंबर में मेजर नहीं हो सकती। तो एट्रीब्यूट्स आपके होते हैं सम टोटल ऑफ ऑल दोज आइटम्स विच आर नॉट मेजर्ड इन नंबर। ये आपके वो सम टोटल होते हैं उन सारी चीजों का जो आपके नंबर में मेजर नहीं हो सकती। मतलब ये जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपकी सीरीज के वो दो सारी चीजें होती है जो आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हैव अ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इन दी सीरीज। अब कौन सी ऐसी चीजें होती है, एग्जाम्पल जान लेना तो इनके जरूरी है ना, कि अगर नहीं मेजर होती तो कौन सी नहीं मेजर होती। जैसे अगर हम कहें कि ब्लाइंडनेस, हम ये कह सकते हैं ये बंदा ब्लाइंड है, हम उसका नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो एक लोकेलिटी में हम कह सके कि सपोज करो 25 लोग ब्लाइंड है, बट वो कितने ब्लाइंड है, मतलब एक पर्सन कितनी अमाउंट का ब्लाइंड है, कितनी दूर तक उसे नहीं दिखता, ये चीज हम नहीं पता लगा सकते। तो ब्लाइंडनेस हो गई आपकी क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट या एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल। कई बार इसके एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स इन्हें भी आप ढंग से कर लो। सेकंड इसका एग्जाम्पल हो गया डीफनेस। डीफनेस मतलब बहरापन। हम वही बात है ये पता लगा सकते कि एक जगह में 10 बंदे डीफ है, बट हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो किस हद तक डीफ है, उन्हें कितना नहीं सुनाई देता, ये किस रेंज तक उनको नहीं सुनाई देता। ठीक है फ्रेंड्स, फिर थर्ड इसका पॉइंट हो जाता है आपका डीफनेस के बाद सिकनेस। हम ये तो कह सकते हैं कि एक जगह में बंदा अगर 50 लोग बीमार है, लेकिन वो किस हद तक बीमार है, उन्हें कौन सी बीमारी है, किस वे में बीमार है, कब तक ठीक होने की उनकी एक्सपेक्टेशन है, ये हम नहीं पता लगा सकते। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट्स। फिर एक चीज और आ जाती है इसमें, मतलब फिर इनके बाद आपके ये आपका वेरिएबल्स हो गए, ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। क्लासिफिकेशन का क्या काम होता है, क्या डेफिनेशन होती है, मैंने आपको अभी ये मीनिंग भी उसका एक्सप्लेन कर दिया। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द आइटम्स इनटू डिफरेंट क्लासेस और सब क्लासेस according to characteristics is called as classification। तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप आइटम्स को ग्रुप करते हैं। ग्रुप मतलब एक साथ एक जगह पे कलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस। क्लासेस क्या हो गया, उनकी किस टाइप के है वो, और सब क्लासेस हो सकता है। जैसे क्लासेस इसमें नेशनल इनकम वाले एग्जांपल में क्लासेस कौन सा हो गया, नेशनल इनकम। सब क्लासेस कौन सा हो गया इनका, जैसे उन्होंने स्टेट में डिवाइड की, उसके सब क्लास कौन सा हो गया, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ने की, विलेज ने की। तो क्लासेस में या सब क्लासेस में हम अपनी चीज को ग्रुप करते हैं अकॉर्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक। क्या करेक्टरिस्टिक हो गई, मैंने आपको अभी दो पहले टर्म्स बताए थे ना, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो सारी एक सिंगल आइटम की सीरीज की टर्म्स होती है, और हमारे एट्रीब्यूट्स वो टर्म्स होती है जो मेजर नहीं हो पाते। इन दोनों की अपने अपने स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स है ना। तो क्लासिफिकेशन में हम उन आइटम को ग्रुप करते हैं क्लासेस में या सब क्लासेस में जिसके अंदर कुछ पॉइंट कॉमन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक। जैसे जो चीज मेजर नहीं हो पाएगी वो आपकी क्लासिफिकेशन अंडर एट्रीब्यूट्स आएगी, और जो मेजर हो पाएगी या सिंगल आइटम्स हो गए वो हम वेरिएबल्स में लाते हैं।
है। समझ गए फ्रेंड्स अच्छे से? ओके। अब नेक्स्ट इसकी टर्म होती है आपकी स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है? स्टैटिस्टिकल सीरीज ये हम देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज बेसिकली आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप क्लासिफाई करते हैं वो एक सिस्टमैटिकल ऑर्डर में हम जब लगाते हैं उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, सॉरी स्टैटिस्टिकल सीरीज। द प्रोसेस of arranging the data or information according to the logical order is called as statistical series। इसका क्या मतलब हुआ? आप अपनी चीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करो और उसको इस तरह से अरेंज करो कि उसमें आपका डेविएशंस, आपकी न्यूमेरिकल थिंग्स हो सके, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये क्या होती है? मैं आपको ना बेटर अच्छे से आपको न्यूमेरिकल के साथ समझाऊंगी। इसकी थ्योरी आपको समझ नहीं आ पाएगी, ज्यादा अच्छे से समझ तो आपको आ गई होगी, मतलब ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। आप इसे यहाँ के लिए यहीं पे लर्न कर लेना। ओके फ्रेंड्स, फिर एक प्रोसेस होता है आपका टैबुलेशन। टैबुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन द टेबल इज कॉल्ड एज टैबुलेशन। इसका क्या मतलब होता है? आप अपने अगर डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को आप टेबल्स के रूप में अरेंज करें तो वो आपका टैबुलेशन कहलाता है। आप टेबल के रूप में आप कैसे अरेंज करेंगे ये बात आपको मैं इसकी भी वीडियोस जल्दी अपलोड करूंगी। आपके सिंगल, मल्टी, कई तरह के टेबल होते हैं। आप इस तरह से अगर अरेंज करते हैं तो उसे हम टैबुलेशन कहते हैं। टैबुलेशन आपकी दो तरह से होती है, मतलब इसमें दो चीजें होती है, रोज और कॉलम्स। और जब रोज और कॉलम से आप इंटरसेक्ट करते हो, थोड़ी कंप्यूटर की भी टर्म हो गई, तो वो बनता है आपका सेल। यानी ये जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें आप जो चीज करते हो वो आता हो जाता है आपका सेल, और ये रोज और ये कॉलम। ये मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी जब मैं आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन करवाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया टैबुलेशन। तो होपफुली सो फ्रेंड्स आपको क्लासिफिकेशन और उससे रिलेटेड टर्म समझ आ गई होगी। चलिए अब हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या मोटिव होता है, क्यों क्लासिफिकेशन की जाती है, व्हाई इज इट नेसेसरी? अब हम अपनी वो करते हैं। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन जरूरी होती है टू मेक कॉम्प्लेक्स आइटम्स सिंपलर। अपने कॉम्प्लेक्स आइटम को जो डिफिकल्टीज होती है उन्हें सिंपलर बनाने के लिए, आप मेरे इस एग्जांपल से समझ लीजिएगा, हम क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लेक्स आइटम्स हो जाती है आपकी, जैसी अगर वही बात है, नेशनल इनकम अगर एक बंदा अकेले करेगा अपने हैंड पे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, और अगर उसे हम क्लासिफाई कर देंगे तो वो इजी हो जाएगी। तो टू मेक कॉम्प्लेक्स आइटम सिंपलर। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट होता है टू ब्रिंग आउट similarities and dissimilarities। मतलब कोई चीज में क्या आपकी सिमिलैरिटीज है, क्या चीज है उसमें हमारी, हमने जैसे पता चला ना हमें इससे कि सिमिलैरिटीज क्या है, हमारी हमारे वेरिएबल्स में सिमिलैरिटीज होती है वो सिंगल आइटम्स होती है, और हमारे एट्रीब्यूट्स में सिमिलैरिटीज होती है कि वो क्वालिटेटिव चीजों को मेजर करती हैं। तो क्या चीजों में सिमिलैरिटी होती है, क्या डिससिमिलैरिटी होती है, ये चीज भी हमें ऑब्जेक्टिव से पता चला है। इसका एग्जांपल आप ले लीजिएगा एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स का। फिर थर्ड पॉइंट होता है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन या टू शो कंपैरिजन। मतलब अगर आपने एक चीज को क्लासिफाई कर दिया तो आप अच्छे से उसे कंपेयर कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज व्हाट कैन बी कंपेयर्ड आउट ऑफ दीज टू टर्म्स। ओके फ्रेंड्स, फिर फोर्थ पॉइंट इसका हो जाता है टू ब्रिंग आउट रिलेशनशिप। वही बात है कि आप इसमें अगर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज निकालते हो तो रिलेशनशिप आप इसकी निकाल सकते हो। टू ब्रिंग आउट रिलेशनशिप।
ओके फ्रेंड्स, फिर फिफ्थ पॉइंट इसका होता है टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। इसका क्या मतलब हुआ, आप जैसे अगर कोई चीज को कंपेयर कर देते हो ना, तो इससे आप अपनी मेंटल पिक्चर, मतलब आप अपने माइंड में सेटअप कर लेते हो कि कोई चीज कैसी होगी, किस तरह से क्लासिफाई हो पाएगी, ये चीज आपको इससे समझ क्लियरली आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है, टू मेक कॉम्प्लेक्स आइटम्स इजियर, टू ब्रिंग आउट सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, टू शो कंपैरिजन, ब्रिंग आउट रिलेशनशिप और टू प्रेजेंट मेंटल पिक्चर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। आज की वीडियो से हमने क्या कंक्लूजन निकाला। आज की वीडियो से हमने ये कंक्लूजन निकाला, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन मेकिंग द कॉम्प्लेक्स आइटम्स सिंपलर एंड इट इज वेरी vital term of economics। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये पता चला क्लासिफिकेशन आपकी कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी बनाने में हेल्प करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है इकोनॉमिक्स की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज की मेरी वीडियो थी आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पे, ये आपकी थी क्लासिफिकेशन, उसके आइटम्स, उसके टर्म्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स पे। होपफुली सो आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि ये चैप्टर की शुरुआत है और ये बहुत अच्छी कहावत भी है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। और अगर आपको अच्छे से चीज समझ आई होगी चैप्टर की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, तो आप उसका आगे का अच्छे से कर सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स इसे देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। मैं बार बार यही कहती हूँ, मेरे साथ रहिए, नोट्स बनाइए, जिससे आपको कोई भी डिफिकल्टी आगे जाके ना हो। ओके फ्रेंड्स, आपको ये किसी भी टॉपिक की कोई भी वर्ड में, मैं सेंटेंस या डेफिनेशंस तो कह ही नहीं रही, अगर कोई भी वर्ड में डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। मैं आपके कमेंट्स के जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।